सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम गौरव है और ये कुंडली आई है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी भांजी को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, सो उपस्थित हूँ। और ये दिन भर सुबह से जब मैं 9 बजे करीब नीचे कार्यक्रम बनाने बैठता हूँ तब से लेकर के परेशान। और मैंने इनको इस बात पे सिर्फ चुप करा के बैठाया था कि आज तुम्हें वीडियो में लाऊंगा, आज आपको वीडियो में आना है, तो एकदम साइलेंट चुपचाप बैठे रहो। जब ये कुछ हिलती थी मैं बोलता था वीडियो में आना है, फिर चुप हो जाती थी। 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद, 30 सेकंड के बाद फिर हिलना डुलना शुरू। फिर मैं बोलता था आज तुम्हें वीडियो में आना है, इसलिए शांति से बैठे रहो। तब जाकर के ये बैठी हैं, हालांकि अभी भी नहीं है। आप लोगों ने इनका बचपन देखा था। शुरू में मैं बहुत पुराने कार्यक्रम जब कभी भी बनाया करता था तो इनकी आवाज़ आती थी। इनकी कुंडली मकर लग्न की है और इनकी कुंडली का पंचम भाव बड़ा एक्टिव है। मतलब 2 अच्छे ग्रह इनकी कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं जो बड़े ही सुदृढ़ हैं और इनके एजुकेशन को अच्छा रखेंगे। इसमें आप लोगों का आशीर्वाद इन्हें निश्चित रूप से आवश्यक होगा। मैंने उस समय भी एक कार्यक्रम में इनको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ था। उस समय बहुत करीब 800 या 1810वां कार्यक्रम है। और ये अपना नाम बताओ क्या है, नाम बताओ। नमस्कार, वेदिका पांडे। पूछ लो कैसे हैं आप सब, पूछो सबसे समाचार, हाल समाचार पूछ लो, पूछो। आप कैसे हो? हाँ, सब लोग ठीक हो? आप ठीक हो? हाँ। अब मैं जाऊं? बोल दो। अब मैं जाऊं? हाँ, आप लोग खूब अच्छे से भगवान को प्रणाम किया करो और उनके मंदिर जाया करो। बोलो तो। भगवान को आप अच्छे से प्रणाम किया करो, उनके मंदिर जाया करो। हाँ, मैं रोज दिन जाती हूँ। मैं रोज दिन जाती हूँ अपनी दादी के साथ। अपनी दादी के साथ। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बोल दो। और मैं जाती हूँ। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम करो, प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ के। प्रणाम। आइए आपको मैं अपने विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ अवश्य ही मंदिर जाना चाहिए। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बात कही है, शास्त्र से युक्त होकर के और शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होकर के जो बात निकल के सामने आए उसी का अनुसरण करना चाहिए। और कोई भी कृत्य करने आप चलते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप पार्टनर के साथ कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे दाम्पत्य में किसी बिंदु पे आप अटक रहे हैं, चाहे आप यात्रा करने जा रहे हैं, कोई भी कृत्य करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसमें अपने धर्मों को देखिए, धर्म के शास्त्रों को देखिए, पुराणों को पढ़िए। उससे आपको ये बात पता चल जाएगी कि आप कितने शास्त्र सम्मत हैं और आपका जीवन कितना शास्त्र सम्मत चल रहा है। आइए अब आपको मैं विषय पे लेके आता हूँ। वेदिका अपनी जगह से जा चुकी हैं, यहाँ पे वो सामने बैठ गई हैं और आप लोगों को मैं अपनी कुंडली पे लेके आता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी कुंडली में। मिथुन लग्न की कुंडली, पंचांग थोड़े देर के बाद बताऊंगा, पर इस कुंडली को जरा आप समझ के देखते हैं तो भाग्य भाव बहुत बढ़िया है। 11वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हैं और धन भाव कमजोर हो रहा है। बुध चतुर्थ भाव में स्वग्रही हैं, परंतु वो अच्छे नहीं होते चतुर्थ भाव के लिए अकेले। इस कारण से व्यक्ति का दिमाग एकाग्रचित नहीं होता और थोड़ी थोड़ी समस्याएं प्रत्येक क्षेत्र से बनते देखी जाती है। केंद्र खाली में लग्न, दशम और सप्तम भाव खाली है। पंचम भाव में 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह बैठे हैं, जिसमें से राहु ने सबको प्रभावित करना शुरू किया है। गुरु यहाँ तुला राशि के बैठे हैं, इस वजह से व्यापारिक सोच देते हैं। चंद्रमा नीचा विलासी हैं, इस वजह से मन मस्तिष्क थोड़ा परेशान रहता है। सूर्य तुला राशि के बैठे हैं, जिनका नीच राशि में जाना कई बार उनके प्रभावों को कमजोर करेगा। हालांकि शुक्र यहाँ बैठे नहीं होते तो उनका नीच भंग नहीं होता। आपकी कुंडली में अगर लग्न का अधिपति जो बुध है वो अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो नैसर्गिक रूप से वो आपको बुद्धिमान बनाता है और तार्किक भी बनाता है। साथ ही साथ उसके पास चल अचल संपत्ति के योग भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। आपकी कुंडली का चंद्रमा सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किस नक्षत्र में बैठा है। इनकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं चित्रा नक्षत्र के, जो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। यहाँ पे वो चंद्रमा
वृश्चिक राशि के बैठ गए हैं, मतलब संपूर्णतया नीच के हैं, और दशमांश कुंडली में भी वो संपूर्णतया नीच के हो रहे हैं। अगर आप दशमांश कुंडली को देखेंगे तो यहाँ के लग्नेश अष्टम भाव में उच्च के हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, 12वें भाव के उच्च के गुरु उतने अच्छे नहीं हो सकते जितने अष्टम भाव के उच्च के गुरु अच्छे हो सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में किसी भी भाव का अधिपति, जैसे 12वें भाव को लेकर के आपको एक बड़ी गहरी बात बताता हूं, अगर 12वें भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा रहेगा तो आपके स्वास्थ्य को परेशान करेगा और ऋण संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन अगर 12वें भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो वो आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं देगा और आपको ऋण मुक्ति का कारण भी बनाएगा। अगर लग्नेश अष्टम भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आरंभ में थोड़ी सी प्रतियोगिता रहेगी, पर बाद में चल करके वो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ और बेशक बिना परिवर्तन के कमजोरी को हटाने वाली और निस्संदेह संपूर्ण फलों को देने वाली हो जाती है। नवमांश कुंडली में उच्च के शुक्र का बैठना, शुभग्रह गुरु का केंद्र में बैठना और बुध का स्वग्रही होना इस कुंडली के नवांश को बहुत अच्छा बना रहा है और ये बात बहुत अच्छी होती है। अगर नवांश कुंडली के बाद मैं आपको दशमांश कुंडली की चर्चा करूं तो दशमांश कुंडली के लग्न के अधिपति अष्टम में उच्च के होके बैठे हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें यह बात की थी कि अगर नवमांश कुंडली के देखने के बाद अगर आप दशमांश कुंडली पे जाते हैं तो दशमांश कुंडली में अगर लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हों तो ये निश्चित रूप से आरंभ थोड़ी बहुत मशक्कत करवाते हैं, पर बाद में चल करके ये आपको स्थापित करवा देते हैं और इसे एक अच्छा परिणाम कहा जाता है। नवमांसा कुंडली में लग्न में उच्च के शुक्र का बैठना, सिर्फ आप शुक्र से सुंदर पत्नी ही नहीं देखते, आपकी कुंडली में आपकी कुंडली और आपके जीवन का अनुभव कैसा है। शुक्र सर्वाधिक अनुभवों के कारक ग्रह में दूसरे नंबर पे आते हैं। प्रथमतया केतु अनुभवों के कारक कहे जाते हैं। ज्ञान का बल जब बहुत बढ़ जाए तो व्यक्ति के पास अनुभव भी वैसे ही आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गुरु का बैठना, बुध का बैठना, शुक्र का बैठना, शनि का स्वग्रही और मंगल का उच्च का होना और चंद्रमा का नीच का होना, हालांकि इनका नीच भंग किसी भी तरीके से नहीं हुआ है, परंतु शनि और मंगल जैसे दो पापक ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है और इस भाव के अधिपति नीच के हैं तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है। लेकिन केंद्र में गुरु, लग्न के अधिपति चतुर्थ भाव में और उच्च के शुक्र, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में राहु का प्रभाव, उच्च के शुक्र का लग्न में बैठना ठीक होगा जो संपूर्ण चीजें देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के लिए भी वो 12वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ पंचम भाव के भी अधिपति होते हैं और पंचम भाव में ही मालव्य योग भी बना रहे हैं। अगर आप बात करें तो आपकी कुंडली में शुक्र वक्री होने के साथ साथ डिग्री के हिसाब से 16 डिग्री 41 कला और 16 डिग्री 12 कला के सूर्य हैं तो शुक्र अस्त हो जाएंगे। इसके कारण कई बार व्यक्ति के मांगलिक कृत्यों में, विवाह आदि के साधन में, विवाह के समय आर्थिक तंगी और पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर आदि आदि चीजें संभव हो सकती हैं। ये मिथुन लग्न की कुंडली है जो द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है। मूलतः ये काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव की कुंडली है, की राशि है, लग्न में बनी है और ये एक ऐसी राशि है जो न तो चर है न तो स्थिर है, मतलब ये द्विस्वाभाविक लग्न और प्रकृति की राशि है जो लग्न में बनी है और मैं इसे खराब नहीं कहूंगा। इनकी कुंडली में लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना और मंगल का नीच का होना, ये दो स्थितियां इस कुंडली को कमजोर कर रही हैं, जिसके कारण व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दाम्पत्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अगर देखें तो सूर्य, चंद्रमा, राहु और शुक्र के संग बैठे हैं, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव झेल रहे हैं। 6वें भाव पे शनि की दृष्टि और 11वें भाव पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन तीसरे भाव पे भी उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से इस कुंडली के लिए जो कि अस्तमेश होने का दोष भी उनको लग जाता है, इस वजह से बजरंगबली की पूजा इस कुंडली को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। इस कुंडली में दशमांसा कुंडली मुझे कुछ हद तक ठीक दिख रही है क्योंकि शुक्र और सूर्य केंद्र में बैठे हैं। पर एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली मैं जहां तक मैं महसूस कर रहा हूं, मैं अपनी भी ऊर्जा के बारे में बात करूं कि इस कुंडली में मुझे कितना देना है और मैं कितना थक रहा हूं। ये कुंडली कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की है और ये परेशान रहेगी। ये कुंडली कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की है, ये परेशान रहेगी और निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी है। नहीं करेंगे तो छटपटा जाएंगे। जाओ बोल दिया, क्योंकि यहां पे दक्षिणायन का जन्म बुधवार को जन्मे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता जागृत करिए, अपने आप को और भी ज्यादा नियमबद्ध करिए,
अपने आप को और भी ज्यादा कुतर्की ना बनाइए, और मैं तो समझता हूं कि अपने आप को और भी ज्यादा इमोशनल भी मत बनाइए। कई बार आप दूसरों के कारण अपना नुकसान करवा देते हैं, और कई बार आप दूसरों के कारण अपना जेब भी कमजोर करवा देते हैं। आपकी कुंडली चित्रा नक्षत्र में जन्मी है, प्रीति योग में जन्मे हैं। किससे प्रेम करना है और किससे कैसी मैत्री रखनी है, इस बात का ख्याल आपको कई बार नहीं होता है। आपका जन्म शूद्र वर्ण और राक्षस गण को हुआ है, इस वजह से अपने आप को और भी ज्यादा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। भोजन जितना ज्यादा हो सके शुद्ध करें। राजसिक और तामसिक वृत्ति को छोड़ करके अगर संभव हो सके तो सात्विक प्रवृत्ति की तरफ अपना दिमाग लेके जाने की कोशिश करिए। अब मैं आपको इनकी कुंडली की कुछ रहस्यमय चीजों को बताता हूं। जैसे लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठना व्यक्ति को तार्किक तो बनाएगा, कंसंट्रेशन लूज नहीं करेगा, पर वस्तुतः वो चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत करेगा। माता का सुख बहुत अच्छा रहेगा, पर यहाँ पे जो स्थिति बनी है ये बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। जातक का पुत्र राजा होता है, और जातक का पुत्र जैसे ही उसके जीवन में आता है वो स्वयं अपने पिता को भी राजा बना देता है। यहाँ गुरु तुला राशि के, और इस कुंडली के आधार पे ये कुंडली व्यवसाय करे तो ज्यादा बढ़िया है। ये कुंडली धन बचा नहीं पाती है, ये कुंडली बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाती है। इस कुंडली का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, और किसी चीज को गलती से समझ करके उल्टी पुल्टी चीजों से कुतर्क वितर्क ना करने का योग इस कुंडली में नहीं ऐसा बना हुआ है। इस वजह से मैं समझता हूं कि पहले अपने आप को व्यवस्थित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस कुंडली में बुधवार का दिन बहुत अच्छा है। तुला राशि और कुंभ राशि के लोग इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये राशियां बहुत अच्छी होंगी। दिन बुधवार का बहुत अच्छा होगा, अंक 6 बहुत अच्छा होगा, और नक्षत्र के आधार पर विशाखा, भरणी, श्रवण, रेवती, अश्विनी, हस्त, स्वाति, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, ये 3-4 नक्षत्र बहुत अच्छे बनेंगे। इस कुंडली में अभी दशा गुरु की चल रही है, जो कहीं ना कहीं कमजोर भी होंगे मार्केश होने के कारण या मारक होने के कारण। तुला राशि में बैठे हैं, उनके ऊपर राहु का प्रभाव है, इस वजह से जीवन को और भी ज्यादा सकारात्मक बनाने का भाव होना चाहिए। मंदिर का दर्शन, एकादशी का व्रत, गीता जी के 11वें और 18वें अध्याय का पाठ, और कम से कम सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ देने के साथ साथ अपने कमरे की सफाई खुद से करें। गणेश जी के मंत्रों का जप करें, और कष्ट वाला समय 2028 के फरवरी से 2030 के जुलाई तक का रहेगा। याद करिएगा, मैंने बात कह दी है, ये पक्की बात होगी। भगवान की कृपा रही तो बहुत अच्छी बात रही तो नहीं होगा, नहीं तो ये जीवन का सबसे कठोरतम समय होगा 2028 के फरवरी से 2030 के जुलाई तक का। अभी आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने चंद्रमा को बल दीजिए, और अगर हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करिए। आपका चंद्रमा बड़ा खराब है, जिसने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। मैं तो समझता हूं कि अगर चंद्रमा कमजोर हो गए, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि प्राप्त हो रही है, शनि, मंगल, राहु, केतु सबका प्रभाव जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे है। पापक ग्रहों के सभी पापक ग्रहों का प्रभाव एकादशवें भाव पे अच्छा होता है, पर संपूर्णतया उस भाव का अधिपति नीच का है और धन भाव में नीच का हुआ है। इस कारण से कई बार परेशानी बढ़ जाती है। धन भाव के अधिपति का नीच भंग नहीं होना। चंद्रमा जन्म कुंडली में खुद ही आपकी कुंडली में अगर देखेंगे तो नीचा विलासी, नवांश में नीच के, दशमांश में नीच के, व्ययशील और व्ययगत स्थितियों को पैदा करने वाले बन रहे हैं। दशाओं के क्रम में जब शनि की दशा आएगी तब भाग्योदय होगा, और एक बहुत अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। 48, 49, 52 इस वर्ष के बाद व्यक्ति को आय के नए स्रोत बनते हैं। इस कुंडली में लग्नेश का चतुर्थ में जाना सामान्य परिणाम देगा। धन भाव के अधिपति का पंचम में जाना ठीक ठाक है। तृतीय भाव के अधिपति का चतुर्थ में या पंचम में जाना ठीक नहीं होता, ये कष्ट देते हैं और मेहनत करवाते हैं। चतुर्थेश का चतुर्थ में बैठना, पर बुध हैं, अच्छे नहीं होते। अकेले बुध और अकेले मंगल चतुर्थ भाव को खराब करते हैं। पंचम भाव के अधिपति का पंचम में बैठना पुत्र संतति से युक्त और बहुत अच्छे लाभ की स्थिति दिखाएंगे। यहाँ पंचग्रही योग बना है, पर वस्तुतः वहां शुक्र कमजोर भी हो रहे हैं, क्योंकि वक्री भी हैं वो। उसके अतिरिक्त 6वें भाव के अधिपति ये दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा ऋण में न ले जाएं, किसी को पैसे न दें, और किसी पे बहुत जल्दी विश्वास न करें। मित्र आपके बहुत अच्छे होंगे, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कुटुंबजनों का सुख ठीक रहेगा, पर पैतृक संपत्ति का सुख कमजोर हो सकता है। 7वें भाव और 10वें भाव के अधिपति होकर के गुरु तुला में बैठे हैं, ये पिता को सुख दे सकते हैं। अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, यह शश योग लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव होगा कमजोर, क्योंकि चंद्रमा के पास बल नहीं है और राहु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। इस वजह से पिता का सुख कम से कम आपको मिलता रहेगा। दशम भाव के अधिपति का पंचम में जाना योग कारक स्थिति बनेगी, और ये आपके करियर को उत्थान पे ले जाने के लिए गुरु की दशा लाभकारी हो सकती है। अभी जिस काम में है चुपचाप वहीं डटे रहिए।
एकादशवें भाव के अधिपति का धन भाव में नीच का होना और नीच का भंग नहीं होना, ये कमजोर होगा। यहां पे मंगल का जो प्रभाव बन रहा है उसके आधार पर उच्च के हो गए हैं, इस वजह से मंगल का नीच भंग अवश्य माना जाएगा, जो आरंभ में तो दिक्कत दे सकता है, बाद में चल करके ठीक हो जाएगा। 12वें भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से कई बार वो 12वें भाव का परिणाम ज्यादा करेंगे। इस वजह से जीवन में जितना ज्यादा हो सके होपफुल अपने आप को बना करके रखिए। ग्रंथों का अध्ययन और गंभीरता, वाणी पे प्रभाव, मसालेदार भोजन, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा और कुटुंबजनों के साथ संबंध बढ़िया, ये बहुत आवश्यक होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।